हेलो नमस्कार, मैं प्रभात कुमार सेतु तेजस डिफेंस एकेडमी में आप लोगों का वेलकम करता हूं एक बेहद ही शानदार क्लास के साथ। और ये क्लास है इंग्लिश के स्पॉटिंग एरर की। आज के इस क्लास में आप ये जानने वाले हैं कि ये तमाम जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे आप नेशनल डिफेंस एकेडमी की बात करें या फिर आप सीडीएस की बात करें, इन दोनों परीक्षाओं में जो इंग्लिश के स्पॉटिंग एरर का जो लेवल होता है वो क्या होता है। और आजकल अलग अलग वेबसाइट के ऊपर आप जितने भी तरह के क्वेश्चंस देखते हैं उनका क्या स्टैंडर्ड होता है। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पहले पूछे जा रहे थे, अब आपको कुछ और चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा और तब जाके आप ये कह सकते हो कि आप एनडीए या सीडीएस जैसे परीक्षाओं के लिए आप पूरी तरीके से तैयार हैं। अगर आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगती है तो आप तेजस डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और जितना पॉसिबल हो सके आप इस क्लास को शेयर भी करेंगे। देखिए, चलिए सबसे पहले मैं एक ऐसा क्वेश्चन उठाता हूं जो है तो एकदम समझ लो चूचू का मुरब्बा, एकदम चूचू का मुरब्बा है ये। मैं बता रहा हूं कैसे, कितना इजी है, कितना सिंपल है और आजकल एग्जाम में कहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हो वो कॉन्सेप्ट भी मैं डील करूंगा। देखो, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो इसने लिखा कि दे अपॉइंटेड हिम एज अ मैनेजर एज ही इज एफिशिएंट, है ना। अब इसमें आपको यह बताना है कि कौन से पार्ट में ग्रामर का मिस्टेक है। अब देखो, होता क्या है कि ये जो आप वर्ब देख रहे हैं ना, जिसका नाम क्या है, अपॉइंट, क्या लिखा आपने, अपॉइंट, है ना। इसके साथ ये कहा जाता है कि इसके साथ आप प्रेपोजिशन एज का जो यूज है वो आप नहीं करते हो, है ना। मैं नहीं कहूंगा कि आई अपॉइंटेड यू एज सेक्रेटरी, मैं ये नहीं कहूंगा। मैं ये कहूंगा कि आई अपॉइंटेड यू और सेक्रेटरी, मैं ये कहूंगा, यानी एज का इस्तेमाल मैं नहीं करूंगा। तो ये तो वो कॉन्सेप्ट है जो सब लोग पढ़ते हैं और सब लोग जानते हैं, लेकिन आजकल जो एग्जाम का पैटर्न पकड़ लिया है उसके लिए आपको थोड़ा और प्रयास करना पड़ेगा। आप ये भी याद रखो कि अगर किसी सेंटेंस में स्टॉप, लाइक, डिसलाइक या फिर प्रोटेस्ट या फिर प्रोहिबिट, है ना, या डिनाई या फिर डिटेस्ट, ठीक है, लव या कीप, इनमें से कोई भी अगर एक वर्ब आ रहा है ना तो आप इसके बाद जो है वो प्रेपोजिशन नहीं लगाते ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए, है ना। किसे जोड़ने के लिए, ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए कभी भी प्रेपोजिशन नहीं लगाते। एक ये बात याद रखिएगा। और दूसरी चीज ये कि आप जो है वो ये भी याद रखिए कि इसके बाद वर्ब का हमेशा एक जेरंड फॉर्म यूज में आता है, यानी ऐसा फॉर्म आएगा जिस वर्ब में हमेशा आईएनजी लगा हो। जैसे अगर मैं लिखता हूं, अच्छा इसी में एक और वर्ब ऐड कर लेना, हेल्प, ठीक है। अगर मैंने लिखा आई हेल्प यू टू गो देयर, अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो यह स्टेटमेंट राइट नहीं, रॉन्ग है, क्योंकि हेल्प के बाद जो वर्ब आएगा वो जेरंड में चलेगा। इसलिए टू गो नहीं, आपको क्या लिखना है बेटा, गोइंग। और तब जाके आप ये कह सकते हो कि यह स्टेटमेंट हमारा क्या है, करेक्ट है ना। ओके, इसी तरीके से देखा आपने क्या एग्जाम में पूछा जाता है और क्या पूछा जाता था और क्या पूछा जाता है, इन दोनों बातों में कितना डिफरेंस है। अब देखिए आज का दूसरा क्वेश्चन, देखो इसमें क्या लिखा, ही विल रिंग हिम टुमारो द आफ्टरनून। देखिए आर्टिकल की मिस्टेक जो है वो काफी कॉमन है, काफी ज्यादा कॉमन है आर्टिकल की मिस्टेक। अब ये समझ लो आप कि अगर आपने टुमारो के साथ अगर कोई भी टाइम जोड़ा तो आप बीच में आर्टिकल चाहे डेफिनिट हो या इनडेफिनिट हो आप यूज नहीं करते हैं। तो इसी कारण से टुमारो के साथ आप जो है वो आफ्टरनून के पहले द नहीं लगाएंगे। पार्ट नंबर डी हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। देखा आपने कितना सिंपल होता है, कितना इजी होता है। हाँ, ये एक जरूर बात है कि आप हमेशा इस डिफरेंस के ऊपर नजर रखेंगे कि क्या पूछा जाता था और क्या पूछा जाता है। उन कॉन्सेप्ट्स के डिफरेंसेस को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, यह बहुत जरूरी है अगर आप इनमें से कोई भी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आइए। लिखा द क्लॉथ्स वर नीटली हैंग्ड। सारी प्रॉब्लम यही है, दरअसल एक वर्ड होता है हैंग, सेकेंड फॉर्म इसका होता है हैंग्ड और थर्ड फॉर्म भी होता है हैंग्ड। लेकिन इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है फांसी दे देना। क्या दे देना बेटा, फांसी दे देना, ठीक है।
लेकिन अगर मैं एक हैंड यूज करता हूं जिसका सेकंड फॉर्म हंग होगा और तीसरा फॉर्म भी हंग होगा, तो इसका यह मतलब है टांगना, कपड़ों को टांगना। ठीक है, अब इसने क्या किया, इसने वर्ब का यूज किया, वर्ब के साथ पैसिव वॉइस में मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म लेते हैं, और इस कारण से इसने हैंड लगा दिया, जो कि पूरी तरीके से गलत है। यहां पे कपड़ों को टांगने का सेंस है, और इस कारण से हंग हैंड नहीं, आप हंग का यूज करेंगे, यानी पार्ट नंबर सी हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर? तो ये इतना सिंपल होता है, कभी भी सुपरफ्लुअस वर्ड या रॉन्ग वर्ड का यूज जो है वो आप नहीं करते, गलती से भी नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आइए, ये भी बड़ा सिंपल है, बहुत इजी है। लिखा द कैप्टन, तो पहला हमारा सब्जेक्ट हुआ या नाउन कह लो आप इसे, कौन हो गया, कैप्टन हो गया। उसके बाद अलोंग विद का यूज किया गया, जो कि या तो हमारा सिंगल कंजंक्शन है या तो हमारा प्रेपोजिशन है। ठीक है, अब दोनों में से कोई भी मान लो आप, सिंगल कंजंक्शन मान लो या कंजंक्शन इसे मान लो या प्रेपोजिशन मान लो। फिर उसके बाद आपने लिखा हिज सोल्जर्स, तो ये भी एक क्या हुआ, नाउन हुआ। तो सुनो मेरी बात, अगर दो नाउन के बीच में एक कंजंक्शन या एक प्रेपोजिशन कुछ भी यूज करते हो, तो आने वाला वर्ब हमेशा फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग होता है। यह फॉर्मूला अपने दिमाग से जाने मत देना, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाने वाला काफी कॉमन कॉन्सेप्ट है और कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसका यह मतलब है कि ये जो आप वर्ब देख रहे हैं ना, ये वर्ब चलेगा फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग, यानी कैप्टन के अकॉर्डिंग, और कैप्टन सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर आएगा, यानी वर्ड नहीं, आप वर्ड्स का यूज करोगे, यानी पार्ट नंबर डी हमारा क्या है, आंसर है। देखा आपने? ओके, इसके बाद अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 5 को, अगर आप देखोगे, लिखा द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन व्हेन वी रीच्ड, जब हम लोग स्टेशन पहुंचे, रीच किए, है ना, उससे पहले ही ट्रेन खुल चुकी होगी ना, तभी तो आप कह रहे हो ना, तो उससे पहले खुल चुकी होगी, चुकी होगी, है ना। तो चुका मतलब क्या, हैज हैड, और होगी मतलब पास्ट, तो सीधा हैड, है ना। इसका यह मतलब है कि इसको लेफ्ट नहीं कहना चाहिए था, इसको हैड लेफ्ट कहना चाहिए था, जिसका यह मतलब है कि काम मेरे पहुंचने से ठीक पहले ही हो चुका था, तो हो चुका था, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे आप, हैड लेफ्ट का यूज करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आइए। ठीक है, देखो लिखा इट इज बिलीव्ड दैट रिस्पेक्ट इज प्रेफरेबल देन। देखो ये बहुत कॉमन थ्योरी है कि अगर कहीं पे भी सीनियर या जूनियर या प्रायर या फिर प्रेफर या इंफीरियर, सुपीरियर, माइनर, मेजर, इंटीरियर या एक्सटीरियर वर्ड का अगर यूज हो रहा हो, तो आप इन सब के साथ दैन नहीं, आप हमेशा कौन सा प्रेपोजिशन यूज करते हो, टू यूज करते हो। यहां पे मैं दो कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ये सब जानते हैं कि सीनियर, जूनियर, प्रायर, प्रेफर, इंफीरियर, सुपीरियर, माइनर, मेजर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, इनके बाद दैन नहीं लगाते, इनके बाद टू लगाते हैं, ये सबको पता है। और इसी कारण से प्रेफरेबल, यहां प्रेफर आया तो प्रेफर के बाद दैन नहीं, क्या लगेगा, टू लगेगा। पार्ट नंबर डी मिस्टेक है। लेकिन मैं एक बात और बता देता हूं आपको, वो भी पूछता है एग्जाम में, इन सारे वर्ड के पहले कभी भी मैं या मोस्ट का यूज मत करना, क्योंकि ये पहले से ही कंपैरेटिव डिग्री का सेंस देने वाले वर्ड्स हैं, और जब ये पहले से ही कंपैरेटिव डिग्री का सेंस देते हैं, कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल में आते हैं, तो इनके पहले ना मोर लगाओ ना ही मोस्ट लगाओ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। राम नेवर हैज विजिटेड। अब सुनो मेरी बात, ये जो इस तरह के वर्ड्स होते हैं, नेवर या फिर ऑलवेज, है ना, या फिर एवर, है ना, इस तरह के जितने भी वर्ड्स होते हैं, इनको हम लोग कहते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं बेटा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसको मैंने शॉर्ट में एफ लिख दिया, फ्रीक्वेंसी एफ। अब इनका ना एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज जब भी होता है, मेन वर्ब के पहले होता है, मेन वर्ब के पहले होता है बेटा, है ना। तो मेन वर्ब यहां कौन है, विजिटेड है, मेन वर्ब कौन है, विजिटेड। तो जब भी नेवर का यूज होगा, यानी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज होगा, मेन वर्ब के ठीक पहले होगा, यानी राम नेवर हैज विजिटेड नहीं, राम हैज नेवर विजिटेड, है ना। यहां पे नेवर का यूज होना चाहिए था, यानी कौन सा पार्ट आंसर हो गया इसका, बी नहीं, कौन सा पार्ट हो गया, ए। जिधर रॉन्ग यूज होगा वही आंसर होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आइए।
इन दिस वे न्यूक्लियर फ्यूजन और द स्प्लिटिंग ऑफ द एटम हैव बीन अचीव्ड। अब देखो, एक तो बात हुई है इसकी, या तो इसकी बात कर लो या इसकी बात कर लो, मतलब कि सब्जेक्ट दोनों में से कोई एक ही लेना है, और एक ही लेना इसका मतलब सिंगुलर है, और जब सिंगुलर है तो वर्ब भी आएगा सिंगुलर, यानी हैव नहीं हैज चलेगा। पार्ट नंबर डी आंसर हो गया। देखा आपने कितना सिंपल, कितना इजी है ना। उसके बाद अगर आप बात करो क्वेश्चन नंबर 9 की, ये भी बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। मॉडर्न मोल्डिंग टेक्निक्स आर वेरी सुपीरियर। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि सुपीरियर के साथ दैन नहीं क्या लगाते हो, टू, यानी कौन सा पार्ट आंसर हो गया, सी हो गया, है ना। आज का अंतिम क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, बहुत आसान है। इसने लिखा नो सुनर। अब एक मेरी बात सुन लो, अगर किसी भी सेंटेंस में हार्डली है, स्कार्सली है, या फिर आपने नो सुनर का यूज किया, इन तीनों की खासियत यह है कि इनके बाद पहले हेल्पिंग वर्ब और बाद में मेन वर्ब आता है। तो कहीं पे अगर लिखा हुआ है कि नो सुनर आई पेड, है ना, तो ऐसा नहीं लिख सकते आप। आपको हेल्पिंग वर्ब पहले करना होगा, और हेल्पिंग वर्ब पहले करने के लिए आपको सिंपल पास्ट का इंट्रोगेटिव लेना होगा, यानी नो सुनर डिड आई प्ले। अगर आप ये लिखोगे तो स्टेटमेंट राइट होगा। बिल्कुल उसी तरीके से नो सुनर द न्यूज अपीयर्ड नहीं, आपको क्या लिखना चाहिए, डिड द न्यूज अपीयर। अगर आप ये लिखेंगे तो स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, राइट होगा, यानी पार्ट नंबर 1 हमारा क्या हो गया, आंसर। तो हार्डली, स्कार्सली और नो सुनर, ये तीनों के तीनों हेल्पिंग वर्ब पहले लेंगे और सब्जेक्ट को लेंगे उसके ठीक बाद। तो देखा आपने कितनी आसानी से और कितना इजीएस्ट वे में जो है आप स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट अगर तगड़ा है, यू कैन हिट ऑल द बर्ड्स विद वन स्टोन। आप एक तीर से कई निशाने लगा सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच।